और देखिए, नेपाल में कर्फ्यू के बीच शांति लौटने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी भी नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई है। जेनजी का एक गुट कुर्की के पीएम बनाने के पक्ष में है, तो दूसरा उन्हें भारत समर्थक बता रहा है और खारिज कर रहा है। वहीं मेयर बोलेन शाह का नाम भी उछला जा रहा है, लेकिन कुलमान घिसिंग जो लाइटमैन माने जाते हैं, उनकी चर्चा भी गर्म है। फिलहाल सहमति नहीं बनी है। सेना सड़कों पर गश्त कर रही है। सोमवार से सुप्रीम कोर्ट चलने की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। देखिए हमारी खास पेशकश, नेपाल में पीएम का सवाल। नेपाल में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, अभी भी उठ रहा आग का धुआं। प्रधानमंत्री पर अभी बनी नहीं राय। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर सोमवार को जेनजी ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जो आगे चलकर हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था, तोड़फोड़ की थी। संसद भवन, पीएम का घर, किसी को भी नहीं बख्शा, जिसके बाद सड़कों पर आकर सेना को कमान संभालनी पड़ी थी। आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। और हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे नेपाल में, तो हालात का एक अपना दबाव था और छोटे छोटे इंसिडेंट्स चलते जा रहे थे जो एक उबाल बना रहे थे। जो राजनेता थे वो क्योंकि राजनीतिक उठापटक में फंसे हुए थे, तो इसलिए शायद जो एक राजनेता का एक कर्तव्य होता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या आवाज़ें हैं, जो सड़क की बात संसद में कैसे लेकर के आई जाए, उसमें वो मेरे ख्याल नाकाम हो गए थे। अब इसको क्या किसी ने किसी की डायरेक्शन के थ्रू हुआ नहीं हुआ, ये तो अभी कहना बड़ा मेरे ख्याल वक्त से पहले की बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रूर कुछ तंजीमें ऐसी होंगी, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने आह्वान किया होगा लोगों का कि सड़कों पे उतरो, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन को भी नहीं बख्शा और उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल का नया संगीत संसद भवन सिंह दरबार परिसर के भीतर बनाया जा रहा था, जो 2019 में बनना शुरू हुआ था, जो चीन के सहयोग से बन रहा था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस भवन की शुरुआती लागत लगभग 5 अरब नेपाली रुपए तय की गई थी। कई बार इसकी डेडलाइन भी बढ़ी और कीमतें भी। दिलचस्प बात यह है कि यह संसद भवन अभी तक पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। नेपाल आर्मी ने संसद भवन परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया है। संसद भवन का परिसर जो भीतर आग के हवाले जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान कर दिया गया था, वो अभी भी आप देखिए किस तरह से दरअसल जलकर राख सा दिखाई देता है, खाक सा दिखाई देता है। परिसर में फैला हुआ जो समूचा मलबा है और इस तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो आपको साफ तौर पर दिखाई देते हैं। चारों तरफ पथराव और साथ ही टूटे हुए बैरिकेड्स, जली हुई गाड़ियाँ, जला हुआ परिसर और ये जो बिल्डिंग है जो सामने आपको दरअसल पूरी तरह से काली हो चुकी दिखाई दे रही है। ये हालत जो है वो संसद भवन की है और नेपाल में जो अराजकता का माहौल है उस पर काबू पाने के लिए कुछ इस तरह से पूरे ही एरिया को नेपाल में आर्मी ने अपने डायरेक्शंस के अंतर्गत सील कर दिया है, जिसके बाद आप देखिए तो स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू लगाने के बाद से ही ये समूचा इलाका जो है वो दरअसल आर्मी के कंट्रोल में आया और धीरे धीरे आर्मी ने इस समूचे परिसर को किस तरह से सील कर दिया। साथ ही आप देखिए इस तरह की कांटेबंदी की गई है ताकि कोई भी आगे न जा पाए। भीतर जो है कई तरह के जांच और उसके साथ साथ जो है वहां पर प्रोसीजर्स चल रहे हैं ताकि इस घटना से जुड़े हुए जो तमाम केस हैं उनको रिकॉर्ड में लाया जा सके। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये समूचा दरअसल संसद भवन परिसर जो पूरी तरह से आप देखिए तो दरअसल आर्मी के कंट्रोल में है और भीतर आग के हवाले किस तरह से हुआ वो दिखाई देता है। यहाँ पर भारी पैमाने पर आर्मी के जवान भी तैनात किए गए हैं। यहाँ रिसेप्शन का परिसर है, रिसेप्शन देखिए किस तरह से पूरा टूटा हुआ जला हुआ आपको दिखाई देता है और यहाँ जो विंडोज़ हैं वो पूरी तरह से शैटर्ड हैं, ग्लास टूटे हुए हैं और यहाँ पर लगी हुई जो आग है उसका यहाँ मलबा और कालिक जो है वो देखी जा सकती है।
काठमांडू में तख्ता पलट के 2 दिन बाद गुरुवार को जेनजी नेताओं ने कहा कि युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया गया था। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है, लेकिन यहाँ तो संसद ही जला दी गई। वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की। इन प्रदर्शनकारियों ने देश की सर्वोच्च अदालत को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा नहीं कर पाया। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट अभी भी धू धू कर कर जल रहा है। ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लगातार आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं, लेकिन उठता हुआ धुआं आसमान को चीर रहा है। भले ही आसमान से बारिश हो रही हो, लेकिन ये ऐसी आग है, आंदोलनकारियों ने ऐसी आग लगाई है जो आग अभी भी नहीं बुझ रही। बताया जा रहा है कि इसके भीतर जो है तमाम कागजात और ऐसे दस्तावेज हैं जो आग के लपटों से जलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने पूरे ही बिल्डिंग को अपने गिरफ्त में ले लिया। ये पूरी इमारत देखिए सर्वोच्च न्यायालय की है। काठमांडू स्थित सर्वोच्च न्यायालय की इमारत जो है वो दरअसल पूरी तरह से भीतर से जलकर राख हो चुकी है। एक हिस्सा जो है उसमें आग बुझ चुका है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी जल रहा है। ये धुआं इतना गहरा है जहां से आप देखिए कि दरअसल आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। लगातार यहां पर ऑपरेट करती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई देती हैं। अंदर का नज़ारा आप अभी भी देख सकते हैं, किस तरह से अंदर स्थित तमाम जो गाड़ियाँ हैं और साथ ही जो संसाधन हैं, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो सब कुछ जल चुका है। भीतर जो सरकारी कागजात दस्तावेज कोर्ट परिसर के भीतर जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग से जुड़े हुए जो पेपर्स हैं वो सब कुछ जल चुके हैं। और यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही हैं, एम्बुलेंस का मूवमेंट आप सुन सकते हैं। लेकिन आप देखिए तो सड़कों से लेकर और यहाँ भीतर परिसर तक हर तरफ आपको दिखाई देता है। तो दरअसल जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आगोश में लिया गया, क्योंकि दरअसल प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए फूटा क्योंकि उनका कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाया, न्याय नहीं दे पाया। और इस वक्त हम पूरे परिसर को, जो कि सिक्योरिटी रीजन से बाहर से सील है, लेकिन भीतर से हालात क्या है, कुछ कर्मचारी यहाँ अभी मैदान में पड़े हुए हैं। भीतर चूंकि सुप्रीम कोर्ट जल चुका है तो अंदर जा नहीं सकते। वहीं अंतरिम पीएम पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है कि कौन पीएम होगा। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में जेनजी और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई थी। जेनजी के नेताओं का कहना है कि वो अभी नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं है, उन्हें परिपक्व होने में समय लगेगा। उन्होंने ऑनलाइन सर्वेक्षण में पीएम के लिए वोट भी किया, लेकिन पीएम पद के लिए नेपाल में 2 नामों की बड़ी चर्चा है। पहला नाम सुशीला कार्की का है, जो भ्रष्टाचार विरोध के लिए जानी जाती है। 7 जून 1952 में शंकरपुर सरलाई में जन्मी सुशीला कार्की 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उन्होंने बीएचयू से राजनीति शास्त्र से एमए किया। 1979 से कार्की ने वकालत शुरू की। 11 जुलाई 2016 से लेकर 6 जून 2017 तक वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। 2017 में इनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाया गया। कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान भी दे चुकी हैं। वहीं पीएम पद के दूसरे प्रबल दावेदार कुलमान घीसिंग माने जा रहे हैं, घाटे में जिन्हें नेपाल का लाइटमैन भी कहा जाता है। घीसिंग 25 नवंबर 1970 में बेथान में जन्मे थे। उन्होंने जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, फिर 1994 से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से जुड़े। लेकिन अभी भी सरकार कौन चलाएगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई। लेकिन जो भी सरकार नेपाल में बनेगी उसे नए सिरे से नेपाल को बसाना होगा, क्योंकि उसके सामने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आग की भेंट चढ़ चुका है। प्रदर्शनकारियों ने हिल्टन होटल में भी आग लगा दी थी। ये होटल केवल एक शानदार होटल ही नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देखा जाता था। इसके अगले भाग पर बौद्ध धर्म से प्रेरित कांच के पैनल लगे रहते थे, जो दिन के उजाले में रंग बदला करते थे और सूर्यास्त के बाद जीवंत उठते थे। लेकिन अब यहाँ सिर्फ काला रंग देखा जा सकता है, जहाँ अभी भी काला धुआं उठ रहा है। नेपाल की आन बान शान और टूरिस्ट की पहचान कहे जाने वाला हिल्टन होटल अब भी धू धू कर जल रहा है। ये आग अभी भी नहीं बुझी है। आप यूँ देखिए कि हिल्टन होटल का जो समूचा अगला हिस्सा है वो दरअसल इस आग की अब भी चपेट में है। यानी तीसरे दिन भी इस आग पर काबू पाने में यहाँ अग्निशमन विभाग जो है वो सफल नहीं हो सका है, जबकि आसमान में जो बादल हैं वो कई बार बरस चुके हैं। यानी ऊपर से जो बारिश हो रही है वो भी इस आग को नहीं बुझा पा रही, क्योंकि भीतर का जो लग्जरी है वो इतना ज़्यादा है, उसमें लगे हुए जो
मटेरियल्स हैं वो इस तरह के इन्फ्लेमेबल हैं जिनमें लगी हुई आग पर काबू पाना मुश्किल हो पा रहा है। लगातार जो आप इसका फेस लिफ्ट देख रहे हैं वो जलकर नीचे कुछ इस तरह मलबे के रूप में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हिल्टन होटल जो कि शानो शौकत या यूं कहें कि नेपाल के पर्यटन का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। कोई भी फॉरेन डेलीगेशन हो, कोई भी हाई लेवल मीटिंग्स हो, गवर्नमेंट की मीटिंग हो, डिप्लोमेट्स हैं, कोई भी विजिट्स हो, उसके लिए ये सबसे बड़ा सेंटर प्लेस था। और वहीं आप देखिए तो जो टूरिस्ट दरअसल हिमालय और ख़ास तौर पे काठमांडू का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, साइट सीइंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ठहरने का जो टॉप फ्लोर के जो कमरे हैं वो इसके लिए मुफीद होते थे। किराया कहीं ज़्यादा था, आप समझिए कि इंडियन रुपीज़ में देखें तो 25,000 से भी ज़्यादा था। लेकिन इस होटल में बुकिंग के लिए जो मारामारी है वो भी ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन जब जेनजी ने दरअसल प्रोटेस्ट के दौरान इस होटल को टारगेट किया तो उनका मकसद करप्शन के खिलाफ उस आंदोलन में दरअसल इस होटल को भी झुलसाना था, जहां पर दरअसल यहां के नेताओं का पैसा लगा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार को भी नहीं बख्शा। ओली के इस्तीफे के पहले ही प्रदर्शनकारियों ने इसे आग लगा दी। सिंह दरबार में नेपाल के सारे मंत्रियों के दफ्तर हैं। आगजनी से कुछ पहले ही यहाँ पर विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की थी और पीएम से इस्तीफा मांगा था। काठमांडू का सिंह दरबार, जिसे नेपाल के प्रशासन का हृदय कहा जाता था, वो आज हृदयाघात से जूझ रहा है। जनजी प्रदर्शनकारियों के आगोश में आया हुआ सिंह दरबार किस तरह से जलकर काला हुआ है ये आप देख सकते हैं। और जनजी प्रदर्शनकारी किस तरह से दरअसल यहाँ की दीवारों पर अपनी छाप छोड़कर गए हैं, वो यहाँ अब भी काले अक्षरों में अंकित दिखाई देता है, जिसमें ओली सरकार के खिलाफ तमाम तरह की गालियां, करप्शन के खिलाफ उनका जो आंदोलन है उसके निशान, और जेनजी किस तरह से जीते हैं उनके जीत के जश्न के भी दरअसल यहाँ पर प्रमाण आपको दिखाई देते हैं, जो उन्होंने खुद अपने हाथों लिखा है। ये सिंह दरबार का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आप देखें तो ऊपर आपको भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई देती है, क्योंकि ये सिंह दरबार जो है वो बेहद पुराना और नेपाल के हम देखें तो दरअसल राजशाही से जाकर जुड़ता है, क्योंकि सिंह दरबार का दरअसल जो काल है वो राणा शासन के दौरान शुरू होता है, जहां पर नेपाल की वास्तविक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। और लोकतंत्र के आने के बाद भी यह नेपाल के सरकार का प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय बन गया। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय और कैबिनेट बैठक के कक्ष स्थित हैं, लेकिन वो सब जल के काले हो चुके हैं। कभी इसे पूर्व का वर्साय पैलेस कहा जाता था, लेकिन आज इसकी हालत देखिए कि किस तरह से दरअसल एक आंदोलन की भेंट चढ़ चुका है। इसके मुख्य द्वार को इस वक्त बंद किया गया है। आर्मी के कंट्रोल में यहाँ पर आपको समूचा इलाका दिखाई दे रहा है। आर्मी ने नियंत्रित कर इसे अपने आगोश में लिया है, अपने घेरे में लिया है, और इस तरह से इस वक्त सिंह दरबार की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। नेपाल में युवाओं की फौज ने इंकलाब को लेकर काफी हुड़दंग मचाया, लेकिन गुरुवार को नेपाल की सड़कों पर युवाओं ने सफाई का भी बीड़ा उठाया और सड़कों पर बिखरे मलबे को हटाने का काम किया, जिसे देखकर लगता है कि अगर ये सड़कों की सफाई को राजी हैं तो फिर आगजनी ही क्यों की। मतलब साफ है कि इन युवाओं का इस्तेमाल किसी साजिश के तहत किया गया। नेपाल में इस आंदोलन ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखिए काठमांडू स्थित ट्रांसपोर्ट भवन और ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर, जिसे जलाकर खाक किया जा चुका है। सैकड़ों गाड़ियां और पुलिस के 2 व्हीलर जलकर राख हो गए। प्रदर्शनकारियों के चपेट में आए नेपाल के सरकारी इमारत और दफ्तर अभी भी आप देखिए किस तरह से खंडहर बने हुए हैं, और यहाँ साफ सफाई का आलम दिखाई दे रहा है। ये आप जो इलाका देख रहे हैं ये दरअसल ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, जो कि चपेट में आया आंदोलनकारियों के, प्रदर्शनकारियों के, विध्वंसकारियों के। और उसके बाद क्या हश्र हुआ यहाँ पर, दरअसल ये बिल्डिंग जो कि आग के हवाले थी उसके ज़रिए देखिए, और नीचे जो लगे हुए बाइक्स थे दरअसल ट्रैफिक के, ये देखिए किस तरह से सब जल के राख हो चुके हैं, सब जल के खाक हो चुके हैं। ये बाइक्स देखिए जो कि नेपाल के ट्रैफिक पुलिस की थी, यहाँ पर ये सब के सब दरअसल खंडहर बने हुए हैं, सब खाक हो चुके हैं। किस तरह से ये बाइक्स जो हैं वो दरअसल आपको उस वक्त की गवाही दे रहे हैं जब इन्हें निशाना बनाया गया, जब इन्हें टारगेट्स किया गया, जब इन्हें जलाकर राख कर दिया गया। ये सब का दरअसल मलबा यहाँ पर और ढांचा दिखाई देता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जली हुई बाइक्स हैं, और ये समूचा विभाग फिर से दरअसल अपने काम को शुरू कर पाए, इसके लिए यहाँ मलबे को हटाने का काम बदस्तूर जारी है। लेकिन मलबा इतना ज़्यादा है दरअसल कि ये अब भी साफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
ये तस्वीरें आप देखिए जले हुए बाइक्स की, जली हुई गाड़ियों की, और यहाँ दूसरे तरफ भी आप देखिए तो तमाम आपको गाड़ियां और बाइक्स जली हुई दिखाई दे रही हैं। मलबा भारी पैमाने पर यहाँ से कर्मचारी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहीं पर थे जब घटना हुई? उस वक्त किस तरह से यहाँ करने आया हूँ, यहाँ सफाई में आप सफाई करने मेरा स्टाफ लेबर लोग आ रखा है। सर ने सहयोग मांगा था मेरे से, मैं सहयोग करने के लिए यहाँ आया हूँ। कितना ज़्यादा इस वक्त टास्क कितना बड़ा है इस सबको ठीक करना? ये सालों लग जाएंगे, ये पूर्ति तो कभी नहीं हो पाएगी। इसकी कोशिश यही है जितनी सी जल्दी प्राथमिकता से पहला चरण कंप्लीट हो जाए। आंदोलनकारियों के निशाने पर जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्षति दिखाई दे रही है तो संसद भवन और सिंह दरबार के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जो अलग अलग दफ्तर हैं वहाँ भी दिखाई दे रही है। जैसे कि ये ट्रैफिक का समूचा कार्यालय है और उससे जुड़े हुए दफ्तर हैं। यहाँ पर जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं वो भी जलाए गए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनकी गाड़ियाँ, बाइक जो हैं वो तकरीबन आप समझिए तो कई सौ यहाँ पर जलकर खाक हुई हैं। जहाँ भी देखिए गाड़ियों का मलबा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से जली हुई गाड़ियाँ, और ये पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई देता है। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जितने हैं उन सबको आप देखिए किस तरह से दरअसल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया और जला के खाक कर दिया। यहाँ पर सिर्फ उनका ढांचा बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इंजन सहित जो तमाम कलपुर्जे हैं वो बिखरे पड़े हैं, राख हो चुके हैं, और पूरी तरह से आप देखिए तो यहाँ पर कालिक में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा दफ्तर किस तरह से दरअसल ये पूरा ढांचा जो है वो जल के यहाँ पर बैठ चुका है। ये पूरी बिल्डिंग जो है वो आप देखिए किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से आप देखिए कि किस तरह से नीचे जलकर आ चुका है। इसके जो पिलर्स हैं और ख़ास तौर पे इसके जो बीम्स हैं वो पूरी तरह से जो है वो जलकर नीचे आ चुके हैं। फिलहाल सेना ने इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और सेना के वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं। इस वक्त आप देखिए किस तरह से काठमांडू में लगातार आपको सेना का गश्त दिखाई दे रहा है। गश्त के साथ साथ एम्बुलेंस का मूवमेंट। हमारे राइट साइड में देखिए किस तरह से सेना की गाड़ियां लगातार निकल रही हैं, जिसपे ओपन आर्म्स के साथ आपको सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। लगातार गाड़ियां जो हैं काठमांडू की सड़कों पर मूव कर रही हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें किसी भी तरह का खलल ना हो आगे, इस पर नियंत्रण किया जा रहा है। इसके अलावा जो कैदी भागे हैं दरअसल जेलों से निकलकर, वो किसी भी तरह के आपराधिक घटना को अंजाम न दे, इस पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।